जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो को खूब अच्छे से समझे होंगे। तो आज हम लोग उसके आगे का करेंगे। पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या को हम लोग समझे थे समवृत्त नियम में। आज हम लोग वही समवृत्त नियम परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, हम लोग खूब मेहनत से पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमें ज़रूर लाभ होगा और हम लोग अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। देखो, तुम लोगों के लिए एक कविता है, हम लोग लिखे हैं। ड्रेस पहनने से हमारी पहचान बदल जाती है। स्कूल ड्रेस जो हम लोग पहनते हैं, ड्रेस पहनने से हमारी पहचान बदल जाती है। स्कूल आने से हमारा भविष्य बदल जाता है। कस के अगर मेहनत करेंगे तो हमारे जीवन का इतिहास भूगोल बदल जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, खूब कस के मेहनत करेंगे और उसको समझेंगे। तो आज हम लोग वही समवृत्त नियम परिमेय संख्या के लिए पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। हम लोग पहले भी परिमेय संख्या के बारे में पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या हम लोग किसको कहते हैं? तो देखो, परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, वही संख्या परिमेय संख्या होता है। p/q का जैसे देखो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो परिमेय संख्या कहलाती है, जहां पर p और q एक पूर्णांक है। अब हम लोग की तो परिभाषा हो गया, और q बराबर नहीं है 0 के, ये परिभाषा हुआ। इसको हम लोग सिंपल समझ लेते हैं। वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में लिखना, p/q माने देखो बटा में लिखा हुआ है ना, तो ऐसा कोई भी संख्या जिसको हम लोग बट्टा में लिख लेना परिमेय संख्या है। तो सिंपल हम लोग याद रखेंगे, बटा वाला संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और नीचे q जो है माने देखो बटा में क्या होता है, बटा में हम कोई भी संख्या को लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या है। इसमें ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो परिमेय संख्या में क्या है, ऐसा कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो, माने बटा में लिखा गया संख्या हो, परिमेय संख्या कहलाता है। जिसमें q बराबर नहीं है 0 के, मतलब नीचे वाला ये जो हर है, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सिंपल समझ लिए, उतना परिभाषा पे हम लोग रटेंगे नहीं, हम लोग सिंपल समझ लेंगे। परिमेय संख्या का मतलब बटा वाला संख्या परिमेय संख्या है, जिसमें नीचे में बटा वाला नीचे में, जैसे कि हर, जिसको हर बोलते हैं, हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर ये 4 है और ये 0 नीचे में हो गया, तो देखो बटा में लिखा हुआ तो है लेकिन नीचे में 0 है ना, मतलब हर 0 हो गया, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अब दुनिया का कोई भी संख्या परिमेय संख्या, अब देखिए 2 हम लोग लिखे हैं, ये भी परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे बटा में तो नहीं है, p/q के रूप में तो नहीं है, तो कैसे परिमेय संख्या होगा? चलिए हम लोग अपने मन से नीचे में 1 लगा देते हैं। अब तो बटा में हो गया ना, तो परिमेय संख्या हो गया। अब आप कहेंगे अपने मन से बटा में 1 काहे लगा दिए, 3 क्यों नहीं लगाए? तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं, ये 2 और 1/2 ये दोनों इक्वल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब कैसे हम लोग इधर भाग करके देखते हैं, देखिए 2/1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, 2 में हम लोग 1 से भाग दे रहे हैं, तो भाग दीजिए, तो 1 दूनी 2, क्या आंसर आया? 2 ही आंसर आया। इसको हम लोग भाग दिए तो क्या आंसर आया? 2 आंसर आया। अब मान लीजिए एक संख्या है 4, अब कहेंगे आप 4 परिमेय संख्या नहीं है, 4 है परिमेय संख्या, इसमें अपने मन से 1 लगा दीजिए, देखिए बटा में हो गया ना, और नीचे मतलब हर में 0 नहीं है, तो इसीलिए 4/1 परिमेय संख्या हो गया। ये अब कहेंगे जो 1 क्यों लगाए, तो यहाँ पर भी वही है, 4 में हम लोग अगर 1 से भाग दे देते हैं तो 1 चौके 4, फिर हमको आंसर क्या आता है, 4 ही आता है। तो हम लोग 4 लिखें या 4/1 लिखें, अगर नीचे में 1 लगा भी देते हैं और उसको भाग करेंगे भी तो फिर भी 4 ही आंसर आएगा। तो इसीलिए हम लोग किसी भी संख्या के नीचे में मतलब हर में 1 दे सकते हैं। अब आप कहेंगे 0 परिमेय संख्या है, तो 0 है, क्योंकि अपना मन से इसमें नीचे में 1 लगा दीजिए। अब देखिए बटा में हो गया ना, तो 0/1 भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई ऐसा कहे 2/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, ऐसा कोई भी संख्या जो बटा में हो लेकिन नीचे में माने हर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर में 0 हो गया तब वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा में 1 लगा दिए, देखिए बटा में लिखा हुआ है ना, और नीचे हर में 0 नहीं है, इसीलिए परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या लिख लीजिए, आप यहाँ पे -6 ले लेते हैं। चलिए, अब आप कहेंगे ये परिमेय संख्या कैसे है, तो देखिए अपना मन से इसमें बटा में 1 लगा दीजिए। अब बटा में हो गया ना, तो बटा वाला संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। नीचे 0, हर में 0 नहीं होना चाहिए। अब इस बटा के हर में 0 नहीं है, 1 है, तो इसलिए परिमेय संख्या है। अब 6/7, अब देखिए ये परिमेय संख्या है, तो हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा में लिखा हुआ है, देखिए 6/7 बटा में है ना, और नीचे में मतलब हर में 0 नहीं है, तो 6/7 एक परिमेय संख्या है।
तो उम्मीद है कि आप लोग परिमेय संख्या को खूब अच्छे से समझ गए होंगे। सिंपल याद रखिए, कोई भी संख्या परिमेय संख्या है, यदि वह बटा में लिखा हुआ हो, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए बस। मतलब अंश बटे हर होता है तो हर में 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या होगा। जैसे 5/0 ये बटा में लिखा हुआ है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसके हर में 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। जैसे ही हर में 0 होगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, हर में 0 नहीं होना चाहिए। जिसके भी हर में 0 है वो परिमेय संख्या नहीं है। ये भी परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि हर में 0 है। ये भी परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि हर में 0 है। लेकिन ये परिमेय संख्या है क्योंकि बटा में लिखा हुआ है और अंश बटे हर में 0 नहीं है तो परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या समझे, कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। 7 यदि लिख लिए, कोई पूछेगा 7 परिमेय संख्या है तो आपको तो लगेगा ये बटा में नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 7 के नीचे 1 लगा दिए, अब तो बटा में हो गया ना, और नीचे माने हर में 0 नहीं है तो इसीलिए ये परिमेय संख्या है। अब आप लोग परिमेय संख्या खूब अच्छे से समझ गए होंगे। सिंपल याद रखिए, बटा में लिखा हुआ हो और नीचे में, बटा मतलब क्या, ऊपर अंश और नीचे हर होता है, हर में नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग अपने नियम पे चले आते हैं, फिर वही समवृत्त नियम पे आ जाते हैं। हम लोग समवृत्त नियम जो उस दिन पढ़े थे ना, तो पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या के लिए पढ़े थे। आज हम लोग वही समवृत्त नियम परिमेय संख्या के लिए पढ़ेंगे। समवृत्त नियम या संबरक नियम जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में तो हम लोग समझे थे, जो संख्या को लेके हम जोड़ शुरू करेंगे हम लोगों को आंसर में, मतलब जोड़ कर देने के बाद भी वही संख्या प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखे थे उधर क्लोजर प्रॉपर्टी में पूर्ण संख्या के लिए 2 एक पूर्ण संख्या है और हम लोग जोड़ किए 4 जोड़ दिए, इसमें 4 एक पूर्ण संख्या है तो 4 और 2 6 प्राप्त हुआ, तो 6 भी एक पूर्ण संख्या है। मतलब पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या को लिए जोड़ दिए और आंसर में हमको पूर्ण संख्या ही मिला। तो पूर्ण संख्या से शुरू किए थे और हम लोग आंसर में पूर्ण संख्या पर ही पहुंच गए, इसीलिए बोले थे पूर्ण संख्या जोड़ में समवृत्त है। तो सेम बात यहाँ भी होगा, वही बात होगा यहाँ पर। इसका नाम ही है, देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब क्लोज रहे खुद में ही क्लोज रहे, बाहर नहीं निकले। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी परिमेय संख्या में भी संबरक नियम या समवृत्त नियम, जिसको इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, उसका मतलब वही होगा। इसका नाम ही है इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब एक ही जगह क्लोज रहे। मतलब परिमेय, अगर जोड़ में हम लोग समवृत्त नियम परिमेय संख्या के लिए देखते हैं तो इसका मतलब हुआ हम लोग परिमेय संख्या लेंगे और उसको जोड़ेंगे तो आंसर में फिर परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। देखिए, 2/3 एक परिमेय संख्या है और जोड़ 4/5 एक परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या हम लोग लिए ना, दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ तो आप लोग को अच्छे से आता होगा। 3 और 5 का नीचे वाला का हर, देखिए ये अंश है और ये हर है, यहाँ भी ये अंश है और ये हर है। तो ये जो हर है इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम। तो 3 और 5 का लघुत्तम 15 होगा। अब नीचे से, मतलब ये 3 है, 3 वाले से ही 15 में भाग देंगे तो 3 बचे 15 और 5 को ऊपर वाले से गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 है जोड़। फिर इसके नीचे वाला, मतलब ये 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 और ये 3 जो हुआ उसको 4 से गुना कर लेंगे तो 4 तिया 12। अब दोनों को जोड़ देंगे, 12 10 22/15। तो देखिए 2/3 बटा में लिखा हुआ है मतलब परिमेय संख्या है। जोड़ 4/5 बटा में लिखा हुआ है मतलब परिमेय संख्या है। दोनों को जोड़ दिए तो आंसर 22/15 एक परिमेय संख्या आंसर आया। 22/15 भी बटा में है तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, 2 परिमेय संख्या को लिए थे, दोनों को जोड़ किए, आंसर में एक परिमेय संख्या आ गया। मतलब हम जिस संख्या से शुरू किए थे आंसर में हमको फिर वही संख्या आ गया। परिमेय संख्या से हम शुरू किए थे, जोड़ किए और आंसर में फिर हमको परिमेय संख्या ही आ गया। तो इसका मतलब हुआ परिमेय संख्या योग में समवृत्त है। देखिए, समवृत्त होने का मतलब ये होता है हम लोग जिस संख्या से शुरू किए फिर उसी पर आ जाए। तो देखिए, हम लोग परिमेय संख्या को लिए थे, जोड़ किए, तो हम लोगों को क्या मिल गया, फिर परिमेय संख्या ही मिल गया। इसीलिए परिमेय संख्या योग में समवृत्त है। इसको क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या योग में समवृत्त है।
तो चलिए योग समझ गए। कोई भी परिमेय संख्या को लेंगे, आप लोग प्रयोग करिएगा, दूसरे परिमेय संख्या को लेके कोई भी बटा वाला संख्या अपने मन से लिखिए और उसको ऐड करके देखिए जो परिमेय प्राप्त होता है कि नहीं। अगर परिमेय प्राप्त हुआ तो समृद्ध है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऐसा ही घटाव में चेक करके देखते हैं। अब हम लोग घटाव में देखते हैं परिमेय संख्या समृद्ध है कि नहीं है। तो कोई भी परिमेय संख्या लिख लीजिए। 3/4 ले लिए, 3/4 बटा में लिखा हुआ है इसलिए परिमेय संख्या है, माइनस का चिन्ह दिए। 3/5 लिख लिए, 3/5 बटा में है ना, तो इसलिए परिमेय संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को घटाव करेंगे। तो हम लोग जानते हैं ना, नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 5 का देखिए, नीचे में 3/4 के नीचे में मतलब हर 4 है और 3/5 के नीचे में मतलब हर, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, हर 5 है। अब दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो अब एलसीएम लिए तो हो गया 20। अब नीचे वाले से 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 5 को ऊपर से गुना करेंगे, 5 तिया 15, माइनस 5 से फिर भाग देंगे, 5 चौके 20 और 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 15 में से 12 गया तो 3/20। तो अब देखिए 3/20 भी बटा में लिखा हुआ है ना, 3/20 बटा में है। हम लोग जानते हैं बटा वाला संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए हम लोग दो परिमेय संख्या लिए थे, 3/4 और 3/5 घटाव किए तो हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ 3/20। बटा वाला संख्या लिए थे, देखिए बटा वाला संख्या लिए थे, घटाव किए, बटा वाला संख्या ही मिल गया। मतलब जिस संख्या से हम लोग शुरू किए थे हमको फिर वही संख्या मिल गया। परिमेय से शुरू किए थे और परिमेय ही मिल गया। तो समृद्ध का मतलब तो यही होता है, हम लोग जिस संख्या से शुरू करें फिर वही मिले। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या घटाव में समृद्ध है। अब हम लोग गुणा में देखते हैं समृद्ध है कि नहीं। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, 2/3 एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, 4/5 एक दूसरी परिमेय संख्या ले लेते हैं और दोनों को हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, ऊपर को ऊपर से गुना, 4 को 2 से 4 दूनी 8 बटे में, नीचे को नीचे से मैंने हर को हर से, 5 तिया 15। अब देखिए 2/3 एक परिमेय संख्या है, बटा में लिखा हुआ है तो परिमेय संख्या हुआ। फिर 4/5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब दोनों को गुणा किए तो देखिए बटा वाला संख्या ही न मिला है तो परिमेय संख्या ही मिला। मतलब दो परिमेय को लेके हम लोग गुणा किए और बाद में हमको क्या मिला, परिमेय संख्या ही मिल गया। इसका मतलब परिमेय संख्या गुणा में समृद्ध। देखिए हम लोग दो परिमेय संख्या को लिए थे, 2/3 और 4/5, दोनों को गुणा किए तो फिर हमको आंसर में परिमेय संख्या ही मिल गया। मतलब दो बटा वाला संख्या को लिए थे और दोनों को गुणा किए तो फिर आंसर में बटा वाला संख्या ही मिल गया। तो इसका मतलब गुणा में परिमेय संख्या समृद्ध है। सिंपल याद रखिए, कोई दो संख्या को लिए और फिर हमको वही संख्या मिल जाए तो इसका मतलब वो समृद्ध है। हम लोग भाग में चेक करते हैं जो भाग में समृद्ध है कि नहीं। तो चलिए एक संख्या ले लेते हैं, 2/3 और एक संख्या ले लेते हैं 4/5। अब भाग दोनों परिमेय संख्या, देखिए 2/3 भी परिमेय संख्या है, 4/5 भी परिमेय संख्या है। अब हम लोग दोनों को भाग करके देखते हैं। तो बताइए आप लोग भाग हम लोग कैसे बनाते हैं। भाग हम लोग कैसे बनाते हैं, उल्टा कर लेते हैं। तो 2/3 और ये भाग के बदले लिख देते हैं गुना और 4/5 को कर देते हैं 5/4। अब दोनों को गुना करेंगे तो गुना कैसे करते हैं, ऊपर को ऊपर से, 5 को 2 से गुना किए, 5 दूनी 10 और दोनों नीचे वाले को, इसका भी नीचे वाला और इसका भी नीचे वाला, 4 तिया 12। अब देखिए 2/3 एक परिमेय संख्या लिए थे, भाग किए, 4/5 भी एक परिमेय संख्या है तो हमको आंसर क्या प्राप्त हुआ, परिमेय ही प्राप्त हुआ। तो देखिए दो परिमेय संख्या को लेके हम लोग भाग किए तो आंसर में हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब हुआ परिमेय संख्या भाग में भी समृद्ध है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या भाग में समृद्ध है।
अब आप देखिए भाग में एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाएगा। अब देखिए, अब 2 बटे आप 0 लिखना शुरू करेंगे तो देखिए बटा में तो है लेकिन ये अपरिभाषित है। अभी पढ़े थे ना परिमेय संख्या के बारे में, जो हम लोग 0 से भाग करेंगे मतलब 0 नीचे हो जाए तब इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। तो 2 बटे 0 को यदि हम लोग भाग करेंगे भी तो अनंत आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसका कोई मतलब नहीं होता है 2 बटे 0 को। तो ऐसा आप लोग नहीं कहिएगा। जो 2 को हम लोग मान सकते हैं कि परिमेय संख्या 2 बटे 1 और इसको आप 0 से भाग कर दिए तो बताइए परिमेय संख्या कहाँ आया? परिमेय संख्या यहाँ पर नहीं आया, लेकिन ये अपरिभाषित है। 0 से किसी भी संख्या को हम लोग भाग करते ही नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग अपरिभाषित बोल देते हैं। तो केवल इसको छोड़ के बाकी जितना भी भाग होगा सब समृत होगा। अब आपके बुक में एक पेज नंबर 3 में एक बक्सा दिया हुआ है सभी संख्या के बारे में, कौन संख्या समृत है और कौन संख्या समृत नहीं है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा उस बक्सा के बारे में देख लेते हैं, बहुत आसान है। तो हम लोग सब चीज़ पढ़ लिए। अब पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या भी वही है। और परिमेय संख्या के लिए जोड़, घटाव, गुणा और भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जोड़ में समृत है कि नहीं ये चारों संख्या, घटाव में समृत है कि नहीं, गुणा में समृत है कि नहीं और भाग में समृत है कि नहीं, आज हम लोग इसको टेबल के माध्यम से बढ़िया सीख लेंगे। एक बार सीख लेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो देखिए हम लोग जो पीछे पढ़े हुए हैं ना उसी के अनुसार इसका आंसर दे देना है। तो आप बताइए पूर्ण संख्या के बारे में। सबसे पहले क्या है ये पूर्ण संख्या? तो पूर्ण संख्या के लिए चेक करना है जो पूर्ण संख्या योग में समृत है कि नहीं। तो पूर्ण संख्या योग में समृत है। अब कहिएगा कैसे? तो हम लोग उस दिन पढ़े थे ना, 2 पूर्ण संख्या को लेंगे, 2 एक पूर्ण संख्या है और 4 एक पूर्ण संख्या है। 2 और 4 को जोड़े तो क्या आंसर मिला? 6 आंसर मिला। तो देखिए 2 भी एक पूर्ण संख्या, 4 भी एक पूर्ण संख्या, आंसर जो आया 6 भी एक पूर्ण संख्या। तो हम लोग जिस संख्या को लेकर शुरू किए थे फिर वही आंसर आ गया। तो समृत का मतलब यही होता है जो हम जहाँ से शुरू किए फिर वहीं पे पहुँच जाए। मतलब पूर्ण को लेके शुरू किए थे और जोड़ किए हम लोग पूर्ण पे ही पहुंच गए, तो इसका मतलब है समृत है। देखिए इसको अंग्रेजी में समझिए, क्लोजर। क्लोज का मतलब क्या होता है? ट्रिक से याद रखिए, क्लोज का मतलब होता है बंद हो जाना, मतलब एक ही घर में रहना। तो देखिए ये पूर्ण संख्या लिए थे, जोड़ किए और हमको फिर पूर्ण ही मिल गया, मतलब पूर्ण संख्या के घर में हम आए थे और पूर्ण संख्या के घर में ही रह गए। तो इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो किया, क्योंकि क्लोज का मतलब सिंपल ट्रिक से याद रखिए, एक ही घर में बंद रहना, मतलब पूर्ण से ही शुरू किया और पूर्ण के घर में ही हम आ गए। इसका मतलब हुआ पूर्ण संख्या योग में समृत है। इसी तरह से घटाव में हम लोग क्या सीखे थे? देखिए जोड़ में तो हो गया, घटाव में हम लोग क्या सीखे थे? 2 एक पूर्ण संख्या है, माइनस किए और यही संख्या के लिए सोचते हैं। 4 एक पूर्ण संख्या, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो -2 उत्तर आ गया। अब आप सोचिए 2 एक पूर्ण संख्या है, 4 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ -2 जो आया ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। हम लोग जानते हैं जैसे ही माइनस लगेगा तो माइनस वाला संख्या पूर्णांक के घर में चला जाता है। तो देखिए हम लोग पूर्ण संख्या को लिए थे और घटाव किए और कहाँ पहुँच गए? पूर्णांक संख्या पर पहुँच गए। मतलब पूर्ण संख्या के घर को लेकर हम शुरू किए थे और पूर्ण संख्या के घर में नहीं रहे, पूर्णांक में पहुंच गए। तो जिसके घर से शुरू किए थे उसके घर में नहीं रहे हम लोग, तो इसीलिए ये समृत नहीं है। इसका मतलब घटाव में समृत नहीं होगा। सिंपल याद रखिए, क्लोजर का मतलब ही होता है जिस घर में हम गए बस उसी में बंद हो गए। यहाँ पर हम लोग पूर्ण को लेकर शुरू किए थे लेकिन आ गए पूर्णांक के घर में, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया। हम लोग गुणा में देखते हैं, 2 पूर्ण संख्या को लेते हैं, 2 को 4 से गुणा करते हैं, 4 दूनी आ गया 8। अब देखिए ये एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है और माइनस नहीं आया, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो हम लोग पूर्ण से शुरू किए थे और फिर पूर्ण के घर में ही आ गए, तो इसीलिए गुणा में भी पूर्ण संख्या समृत है। आप है लिखिए या फिर हाँ लिखिए। अब हम लोग भाग में चेक करते हैं। चलिए 2 4 के लिए ही चेक करते हैं। तो 2 एक पूर्ण संख्या है और इसको डिवाइड करते हैं 4 से, 4 भी एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए 2 छोटा है और 4 बड़ा है, तो 2 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हमको कैसा लिखना पड़ेगा? 2 बटे 4 बटा में लिख देना पड़ेगा। तो देखिए पूर्ण संख्या 2 था, 4 एक पूर्ण संख्या था, भाग की और हम लोग बटा वाला संख्या में पहुंच गए। हम लोग तो पढ़े हैं बटा वाला संख्या परिमेय संख्या होता है। तो देखिए पूर्ण संख्या को लेके हम चले थे और कहाँ पहुंच गए? परिमेय संख्या के घर में पहुंच गए। तो शुरू किए थे पूर्ण संख्या लेके और पहुंच गए परिमेय संख्या के घर में। तब इस नियम को फॉलो नहीं किया, एक ही घर में बंद नहीं रहा, पूर्ण से शुरू किया और पहुंच गया परिमेय संख्या के घर में, तो भाग में समृत नहीं हुआ।
आप लोग को बक्सा खुद बनाना चाहिए, ये हम लोग पढ़े थे। उसी तरह से हम लोग पूर्णांक संख्या के लिए शुरू करते हैं। तो फिर देखिए 3 एक पूर्णांक संख्या है, 5 एक पूर्णांक संख्या है, 3 और 5 को जोड़े तो पहुंच गए 8 पे। 8 भी एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए पूर्णांक संख्या योग में सम्मिलित है। अब देखिए 3 एक पूर्णांक संख्या है, 5 भी एक पूर्णांक संख्या है, माइनस किए तो आ गया -2। अब देखिए 3 पूर्णांक संख्या है, 5 पूर्णांक संख्या है और -2 आया, तो हम लोग जानते हैं माइनस वाला संख्या को हम लोग पूर्णांक कह सकते हैं। तो हम लोग पूर्णांक से शुरू किए थे और फिर पूर्णांक पे ही पहुंच गए, तो इसका मतलब घटाव में पूर्णांक संख्या सम्मिलित है। यहाँ पर सोचिए, पूर्ण संख्या घटाव में सम्मिलित नहीं हुआ था, क्योंकि माइनस वाला संख्या पूर्ण के घर में नहीं रह सकता है। पूर्णांक संख्या घटाव में सम्मिलित हो गया, क्योंकि इसमें माइनस में आंसर आए या प्लस में आंसर आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को हम लोग पूर्णांक कह सकते हैं। लेकिन पूर्ण में सम्मिलित इसीलिए नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब प्लस में उत्तर आएगा तो ठीक है, लेकिन माइनस में उत्तर आया तो पूर्णांक का घर हो जाएगा, तो इसीलिए पूर्णांक पूर्ण संख्या घटाव में सम्मिलित नहीं हुआ था। लेकिन पूर्णांक संख्या घटाव में हम लोग जानते हैं, जो अगर माइनस में आ भी गया तो पूर्णांक में तो माइनस प्लस दोनों वाला संख्या होता है, तो हम लोग पूर्णांक से शुरू किए और फिर पूर्णांक के घर में ही आ गए, तो इसीलिए पूर्णांक संख्या घटाव में सम्मिलित है। अब हम लोग गुणा में देखते हैं। चलिए 2 को 4 से गुना, सिंपल है, 2 को 4 से गुना करें 8 हो गया, 6 को 5 से गुना किए 30 हो गया। तो ये सब भी परिमेय क्या नाम है, पूर्णांक संख्या है, आंसर भी पूर्णांक संख्या आया, तो इसीलिए पूर्णांक संख्या गुणाओं में सम्मिलित है। अब भाग में हम लोग देखते हैं, फिर देखिए भाग में प्रॉब्लम आएगा। 4 एक पूर्णांक संख्या और 2 एक पूर्णांक संख्या, आप लोग 4 को 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4, आंसर क्या आया, 2 आया। देखिए पूर्णांक से शुरू किए, पूर्णांक है, दोनों को भाग किए, फिर पूर्णांक पर पहुंच गए। अब आप इसी काम को उल्टा कर दीजिए, 2 भागा 4 कर लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा 2 में 4 से भाग देना, तो ये भाग लगेगा नहीं, दशमलव देना होगा, मतलब क्या आ गया 2/4, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो पूर्णांक से हम लोग शुरू किए, पूर्णांक संख्या और भाग किए, तो हम परिमेय पर पहुंच गए। तो देखिए एक बार तो हमको पूर्णांक से शुरू किए थे, पूर्णांक पर पहुंचे, लेकिन दूसरी बार में पूर्णांक से शुरू किए और परिमेय पर पहुंच गए। तो एक बार तो बात माना, लेकिन एक बार बात नहीं माना, तो ये गड़बड़ हो गया। हम लोगों को हर एक आंसर में, हर एक कुछ भी करें, कितना भी संख्या को, अलग अलग संख्या को बदल बदल के भाग देते, अगर आंसर हमेशा पूर्णांक संख्या आएगा तभी सम्मिलित होगा। लेकिन यहाँ पर कभी पूर्णांक आता है और कभी परिमेय संख्या आता है, तो ये बात को नहीं माना, तो इसीलिए ये सम्मिलित नहीं हुआ, मतलब तो इसीलिए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। हम जहाँ चले, माने जिस घर में चले थे हम लोग उसी घर में रहेंगे, तभी सम्मिलित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक बार तो हम लोग परिमेय, ये पूर्णांक के घर से चले थे, पूर्णांक में पहुंच गए, दूसरा बार में पूर्णांक के घर से चले तब परिमेय में पहुंच गए, तो इसीलिए सम्मिलित नहीं हुआ। जैसे आप लोग सोचिए, एक बार कल एक दिन स्कूल के लिए चले तो स्कूल तो पहुंच गए, तो उस दिन का बात सीख लिए। अब मान लीजिए दूसरा दिन स्कूल चले या स्कूल के बदले इधर उधर टहलने लगे, तो सीख पाइएगा, तो ऐसा सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से सीख लेते हैं। और प्राकृत संख्या के लिए तो हम लोग जानते ही हैं, हर एक गिनती वाली संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 सब प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या के लिए हम लोग, आप लोग चेक करिएगा, प्राकृत संख्या के लिए इस बक्सा को बनाइएगा। परिमेय संख्या के लिए तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, तो परिमेय संख्या के लिए इस बक्सा को लिख के आज व्हाट्सएप पर रिप्लाई करिएगा कि आप लोगों से ये हो पाया और इसको पूरी तरह समझ पाए कि नहीं। तो यही है, जब संख्या के चारों घर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या के लिए सम्मिलित नियम। तो हम लोग आज सम्मिलित नियम या इसी को संबरक नियम भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, तो ये पूरा पढ़ लिए हैं। कल हम लोग क्रम विनिमय नियम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग शायद भाग को नहीं देख पा रहे हैं, हम लोग कल क्रम विनिमय के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और कल क्रम विनिमय नियम को ख़त्म कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी अच्छे से समझ पाएगा।